नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के साइंस शिक्षण का जो प्रश्न पत्र होता है उसके रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्नों को, अति लघुत्तरी प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाते हैं आपके, और उसको आपको लिखना होता है। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, सजीव किसे कहते हैं? तो सजीव कुछ इसके लक्षण होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, हाथी घोड़ा बिल्ली बंदर मानव पेड़ जब तक जीवित रहते हैं ये सभी सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं। जितने भी सजीव होते हैं कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत वृद्धि होती है, पोषण होता है, श्वसन होता है और प्रजनन की क्रिया ये सब करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निर्जीव किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव वस्तु कहलाते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, वाहन आदि। दोस्तों, ये क्या है कि ये प्रजनन नहीं करते हैं। जो निर्जीव होते हैं प्रजनन नहीं करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं, ना ही श्वसन लेते हैं, ना ही इनका कोई एक निश्चित जीवन चक्र होता है। तो कहीं ना कहीं सजीव अगर निर्जीव में आपको अंतर भी पूछा जाएगा तो इससे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का रंग जो होता है, पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा क्यों होता है? तो आप सभी जानते हैं पत्तियों का रंग हरा होने का रीज़न क्या होता है कि उसमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है। इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं, जबकि हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। तो ये जो एक वर्णक होता है इसकी वजह से पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। प्रश्न नंबर 4 में हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बाद उसके जो उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनता है, वो कौन कौन से बनते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, एक ग्लूकोज होता है जिसको हम स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, और सेकेंड ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब बनता है तो यही जो ऑक्सीजन होता है यही हम सब श्वसन के तौर पे लेते हैं, यानी सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, यानी उसके उपरांत जो होता है, जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उससे ही हम लेते हैं। जबकि आपको पता होता है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं श्वसन के तौर पे। प्रश्न नंबर 5, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जंतु और पौधों में अगर अंतर आपको देखना है तो पहले तो आइए देखते हैं क्या है। पौधों में ऊपर की ओर वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ते जाते हैं। आपको मालूम होता है जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि ऊपर की तरफ होती है और ये काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ते जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। जो जंतु होते हैं, जैसे कि आप अपनी हाइट की देख लीजिए, कुछ ऐसा टाइम आएगा उसके बाद आपकी हाइट रुक जाएगी, आपकी हाइट आगे नहीं बढ़ेगी। सेकेंड, पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति आदि होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते हैं। थर्ड अंतर है, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव जंतु को जो होता है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उसको बढ़ने के लिए। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो जो पौधे होते हैं वो क्या है कि वो बढ़ना, उनका ग्रो नहीं होगा, जबकि जीव जंतुओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 6, जंतुओं एवं पौधों में समानताएं बताइए। तो दो जंतुओं और पौधों में क्या समानताएं होती हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। पहला तो इसमें वृद्धि, जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। तो दोनों के अंदर यही होता है। ये चीज़ भले है कि पौधे मतलब लगा जीवन पर्यंत तक वृद्धि करते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं एक निश्चित समय के बाद उनका वृद्धि रुक जाता है। दूसरा संबंध इनके बीच में है आकार। जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप से फैलता है। जो जंतु का आकार होता है एक निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि जो पौधे होते हैं उनका आकार विशाल रूप ले लेता है। अगला अंतर है श्वसन क्रिया। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको मालूम है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वहाँ से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और उस ऑक्सीजन को कौन लेता है, मनुष्य लोग लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं। जबकि जो
पेड़ पौधे जो श्वसन के तौर पे जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो गैस लेते हैं, वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, पुष्प क्या है? तो उत्तर में लिखा जाएगा पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण को ही पुष्प कहा जाता है, यानी पत्तियों के रूपांतरण को हम क्या बोलते हैं? पुष्प कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, खिड़कियों में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? जो खिड़की हमारे होते हैं, विंडोज़ होते हैं, उनमें जो कांच लगती है तो किस प्रकार का होता है? साधारण या मृदुल कांच उसमें इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, वर्धी जनन की 2 विधियाँ बताएं। जो वर्धी जनन होता है उनकी हमें 2 विधियाँ लिखनी है। तो उत्तर नंबर पहला है जड़ों द्वारा वर्धी जनन, जैसे कि एग्जाम्पल है जो जड़ों द्वारा वर्धी जनन होता है उसका एग्जाम्पल है डहेलिया और शकरकंदी। जबकि तनों द्वारा जो वर्धी जनन होता है उसका उदाहरण है आलू। आपको मालूम है आलू एक क्या है? तना है। प्याज एक तना है, हल्दी तना है और लहसुन भी क्या है? तना है। तो तनों द्वारा वर्धी जनन जो कहलाता है वो आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन कहलाते हैं। जबकि जड़ों द्वारा जो वर्धी जनन होता है उसको हम डहेलिया या शकरकंदी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10, जड़ के प्रकार बताइए। तो आप जड़ के प्रकार कितनी बार पढ़ चुके हैं? तो मूसरा जड़ होता है, दूसरा होता है अपस्थानिक। तो मूसरा जड़ जो होता है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ वृद्धि करता है, यानी कि पृथ्वी की गहराई में जाता है। जबकि ये अपस्थानिक जो जड़ होती हैं वो फैली रहती हैं पेड़ पौधों को रोकने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए। प्रश्न नंबर 11, अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप रट लीजिएगा। अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो विखंडन द्वारा होता है, जबकि दूसरा है कालिका द्वारा होता है। विखंडन द्वारा और कालिका द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 12, 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो 3 कीटभक्षी पौधों के नाम है ड्रोसेरा, नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया। ये 3 कीटभक्षी पौधे हैं। प्रश्न नंबर 13, पौधों के कितने भाग होते हैं उनके नाम बताइए। पौधों के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जड़ होता है, आपको मालूम है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है और फल होता है। तो ये कितने हैं? टोटल पौधों के 5 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 14, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो परागकण होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न BTC 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का में 20 होते हैं, टमाटर में 24 होते हैं, आलू के पौधों में 48 तथा ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी मक्का में 20, टमाटर में 24 हो गए, आलू के पौधे में 48 तथा ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 15, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है या किस पदार्थ का बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है और किस पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। प्रश्न नंबर 16, क्लोरोफिल के 2 मुख्य कार्य क्या हैं? जो क्लोरोफिल होता है, जो पर्णहरिम होता है हिंदी में बोलते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका पहला मुख्य कारण ये है, मुख्य कार्य इसका है, इसके कारण पत्तियों का जो रंग होता है ना वो हरा होता है। जो पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है उस समय जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्तियों पे, तो ये जो क्लोरोफिल होता है वही क्या करता है? उसको अवशोषित करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 17, बीजों के प्रकीर्णन को दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है? जो बीजों का प्रकीर्णन होता है उसमें पूछ रहा है दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है? तो फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं। जब फल होता है, कभी कभी ऐसे फल देखते हैं जो निरंतर हवा की वजह से हिलते डुलते रहते हैं, तो उनके जो बीज होते हैं हवा में बिखर जाते हैं। इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि पोस्ता होता है, पोस्ता है, उसका क्या होता है? जो बीज का प्रकीर्णन होता है कैसे होता है? वो जब बीज हिलते जुलते रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ से जो बीज उसके होते हैं वो हवा में बिखर जाते हैं, जिससे उसका प्रकीर्णन हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रकीर्णन क्या है? इसकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रकीर्णन
प्रकीर्णन बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों की प्रमुख विधियाँ, जो प्रकीर्णन की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार है, आपको मालूम होना चाहिए। जो बीज होते हैं कई तरीके से एक दूसरे जगह से जा कर के उनका प्रकीर्णन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जल द्वारा किस बीज का प्रकीर्णन होता है? आपने सुना होगा नारियल देखा है। तो क्या होता है, कभी कभी जब समुद्र या क्या नाम है उसके नदियों के किनारे पौधे उसके होते हैं तो गिर जाते हैं और पानी के द्वारा बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर उनका प्रकीर्णन हो जाता है। जबकि एक होता है कमल का फूल का भी इसी प्रकार से प्रकीर्णन होता है, पानी में होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के वो भी उगते हैं। हवा द्वारा प्रकीर्णन अभी आपने देखा पोषता, यानी कि बीज जो क्या है कि हवा में हिलते डुलते रहते हैं, जिससे एक बीज उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हवा द्वारा प्रकीर्णन। तीसरा है कीटों द्वारा प्रकीर्णन। अब मान लीजिए कुछ ऐसे कीट होते हैं जो फूलों पे आके बैठते हैं, तो उनके शरीर पर वो जो होते हैं बीज होते हैं चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद वो क्या होता है कि जब वो दूसरी जगह जाके फिर बैठते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे वहाँ पर भी एक नए पौधे का जन्म होता है। पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है? मान लीजिए कोई पक्षी है, जैसे कि बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, आपने देखा अक्सर कि वो छतों पे, दीवारों में, कहीं ना पेड़ पौधों में उग जाते हैं। तो कैसे होता है? पक्षियों द्वारा उनका प्रकीर्णन होता है। उसको उस बीज को खा जाते हैं, फिर वो मल मूत्र द्वारा वहाँ पे उनका प्रकीर्णन हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, पौधों में कितने प्रकार के जनन होते हैं? तो पौधों में 3 प्रकार से यहाँ पे जनन दिया गया है। पहला है वर्धी जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन। प्रश्न नंबर 20, जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ जो होते हैं उसका मुख्य क्या कार्य होना चाहिए? आपने सभी लोग देखा है, पेड़ पौधों जो ज़मीन के अंदर वाला भाग होता है पेड़ पौधों को, उसको हम बोलते हैं जड़। तो जड़ भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है। पहला तो मुख्य कार्य क्या है? जो जड़ होते हैं क्या करते हैं? भूमि के अंदर से जल और खनिज लवण जो होते हैं उनका अवशोषण करके पौधों के तनों में पहुँचाती है, पत्तियों तक पहुँचाती है, इनका कार्य करती हैं। दूसरा इसका काम है जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। अगर जड़ ना होते तो पेड़ पौधे खड़े नहीं होते, स्थिर नहीं होते, वो क्या होकर नीचे गिर जाते हैं। तो इनका मुख्य 2 मुख्य कार्य है। पहला कार्य है कि ये जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करे, दूसरा कार्य है पेड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखें। प्रश्न नंबर 21, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए अथवा पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप देख रहे हैं 2017 में, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है। तो उसका उत्तर हो जाएगा बाह्य दल पुंजक, दूसरा होता है दल पुंजक, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। तो ये इसके 4 मुख्य भाग होते हैं पुष्प के, तो इसको आप रट लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो गति का द्वितीय नियम क्या होता है? F=ma, यही क्या है? गति का द्वितीय नियम है। तो इसी को यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है, तो उसको देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल F, जो बाह्य से कोई बल लगाया गया F, उस वस्तु के द्रव्यमान, अब उसका जो वस्तु है उसका द्रव्यमान तथा उस पर उत्पन्न, उस दिशा में उत्पन्न त्वरण, जो त्वरण होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, क्या होता है? फोर्स। तो यही जो है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। प्रश्न नंबर 23, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। सभी बच्चा जानता है पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, तो उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। यानी कि ऐसा गिलास होता है कि गिलास को अगर देख लेते हैं, जैसे हमने चश्मा लगाते हैं तो उसमें जो ग्लास होता है उससे हम आर पार देख सकते हैं। तो ये सब क्या होता है कि जिससे हम आर पार देख सके उसको पारदर्शी, जिसमें हम आर पार ना देख सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी। प्रश्न नंबर 24, जो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप मापते हैं? अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता है तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें जो पैमाना दिया होता है, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है तो कहाँ से कहाँ तक दिया, यही पूछने का इसका तात्पर्य होता है।
तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें मानव शरीर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड को में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान माप सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो उसका डॉक्टरी पैमाना होता है उसमें कितना दिया रहता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 95 फ़ारेनहाइट से लेकर के कितना 110 फ़ारेनहाइट उसमें मापा जाता है। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, अक्सर लोग फ़ारेनहाइट ही इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल कम करते हैं। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर पूछ लेते हैं तो 35 से 42 बताना है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया तो 95 से लेकर के 110 बताना है। प्रश्न नंबर 25, अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ के नाम लिखिए। तो अलैंगिक जनन क्या होता है कि पहली विधि है मुकुलन विधि, दूसरा है विखंडन विधि। घर्षण बल किसे कहते हैं? तो घर्षण बल किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं दो ऐसी सतह होनी चाहिए जिनके मध्य सापेक्ष गति का विरोध हो। अगर मान लो कोई आगे चलना है तो क्या करेगा, नीचे वाला जो फर्श होगा वो तुमको पीछे करने की कोशिश करेगा, यानी कहीं ना कहीं उस गति का विरोध होता है। तब इस बल को हम क्या कहते हैं? जो बल विरोध करता है उसी बल को हम कहते हैं घर्षण बल। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधि का नाम लिखिए। जो पेड़ पौधे करते हैं तो अलैंगिक प्रजनन जो विधि होता है वो कैसे होता है? तो इसके कुछ नाम है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि रोपण करना, दूसरा है कलम कर लगाना, आपने देखा होगा कलम काट के लगाते हैं, दाब से या कलम से। इतने प्रोसेस होते हैं जो पेड़ पौधों का अलैंगिक जनन की विधियाँ होती हैं। पहला तो रोपण हो गया, दूसरा कलम लगाना, तीसरा दाब है, चौथा है कलम। प्रश्न नंबर 28, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। जो पत्ती होता है उनका मुख्य कार्य क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है 2016, 2018, तो हो सकता है 2020 में भी ये क्वेश्चन रिपीट ही हो सके। इसका पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। जो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है। प्रश्न नंबर 29, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा, मुकुलन होता है, खंडन होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है, जबकि कायिकी परिवर्धन भी इसके अंतर्गत आता है। वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक उदाहरण लिखिए। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार घेरा में गति करता हो, घूर्णन करता हो, तो उसको कहेंगे वृत्तीय घूर्णन। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, वृत्तीय घूर्णन गति की बात करते हैं तो लट्टू का फिरना घूर्णन गति कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना क्या कहता है? वृत्तीय गति। कहने का तात्पर्य है जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमती है तो उसको बोलते हैं, अपने अक्ष के परितः कोई वस्तु अगर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। पर वह किसी और के अपने अक्ष के घूमने के साथ साथ किसी और का भी चक्कर लगाती है, किसी और ग्रह का भी चक्कर लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। यानी किसी एक वृत्त में वो घूमती है। मान लीजिए जैसे सूर्य है, सूर्य अपना घूमती है, पृथ्वी है, सूर्य मान लीजिए यहाँ पे इकट्ठा है, एक जगह स्थित है, तो पृथ्वी अपने आप अक्ष पे भी घूम रही है, अपने अक्ष पे घूमने की वजह से दिन रात हो रहा है। तो उसके बाद और वह धीरे धीरे घूमते घूमते आगे भी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते जा रही है और क्या कर रही है? सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। इस प्रकार क्या हो रहा है कि जब सूर्य का चक्कर लगाती है यानी कि वृत्तीय गति कर रहा है, उसमें क्या होता है? मौसम का परिवर्तन होता है, और अपने गति में घूमने की वजह से क्या होता है? दिन रात होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 31, कीटभक्षी पौधों की विशेषताएं क्या हैं तथा नाम लिखिए। तो कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो पहली बात तो दलदली भूमि में उगते हैं, यानी मार्सी एरिया में उगते हैं, और इसके कारण उनको नाइट्रोजन जो होती है वो नहीं मिल पाती है, इसलिए वे प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु तो कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ड्रोसेरा घटपर्णी। ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? कीटभक्षी पौधों के अंतर्गत आते हैं। सीधा तौर पे कहने का तात्पर्य है जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो दलदली यानी कि मार्सी एरिया में उगते हैं। अब इसकी वजह से जब मार्स एरिया रहता है तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है, नाइट्रोजन उसको मिल नहीं पाता है, तो क्या करते हैं? तो प्रोटीन की उनके अंदर प्रोटीन नहीं बन पाता है, तो इसी प्रोटीन को कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? ये कीटों का भक्षण करते हैं और उससे अपने अंदर प्रोटीन की कमी को
पूरा करते हैं। तो जैसे कौन कौन से गेट बच्चे होते हैं, ड्रोसेरा है, घटपरड़ी है। प्रश्न नंबर 32, जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताएं। जो जलीय पौधे होते हैं और उनके तने एवं पत्ती की एक एक विशेषताएं आपको बताना है, लिखना है। तो हम जानते हैं जलीय पौधों के तनों के अंदर जो होता है असंख्य रिक्त स्थान होते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनके तनों के अंदर कितने होते हैं, असंख्य रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है। जैसे कि जलकुंभी, आपने जलकुंभी देखा है, उसको आपने अगर देखा होगा, उसको तोड़ कर भी देखिए, उसको निचोड़िए तो उसमें देखेंगे बहुत ढेर सारे छिद्र होते हैं। तो वही असंख्य रिक्तियाँ होती है। कमल तथा मुकुंदनी के पौधों की जो पत्तियाँ होती है चपटी होती है और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। ठीक है, इसमें पत्तियाँ गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण संभव नहीं होता है। तो ये पानी में तैरती रहती हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रश्न नंबर 33, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो आपको मालूम है जो लट्टू है अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ अपने अक्ष के परितः घूमता है उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। यानी इसका राइट जो हो जाएगा, इसका उत्तर में लिखेंगे लट्टू एक घूर्णन गति करता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो आपको मालूम है, इसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में लगभग 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 35, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। वायरस को कहा जाता है, यानी कि जो विषाणु होते हैं उसको हम कहते हैं सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। प्रश्न नंबर 36, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। जो पुष्प का नर अंग होता है उसका नाम क्या होता है, पुंकेसर। अगला प्रश्न है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो विद्युतीय बल के कारण जब चीज़ें किसी को आकर्षित होती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज़ से रगड़कर टुकड़े के पास ले जाए तो कागज़ टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। आपने कई बार देखा होगा, आप क्या करते हैं, पेंसिल को अपने बालों में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े काट लेते हैं। बचपन में आपने किया होगा, तो मेज़ पे रख देते थे, किताबों पर रख के जिसको चिपकाते तो वो क्या होता है कि उसकी तरफ आकर्षित होता है। इसी बल को हम बोलते हैं विद्युतीय बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 38, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अंग अनुकूलन है, उसके अनुकूल होते हैं। तो मछली के लिए सबसे पहले उसका जो शरीर होता है धारारहित यानी नौका के आकार का होना चाहिए। उसके अंदर कम से कम पंख होने अनिवार्य है और उसको गलफड़े की आवश्यकता जरूरी होती है। और गलफड़े से ये श्वसन क्रिया अपना करते हैं, गलफड़े से अपना सांस लेते हैं। तो मछलियाँ जो बार बार मुँह खोलती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं, जितना ऑक्सीजन होती है। और कम से कम किसी भी पानी में मछलियों को ज़िंदा रहने के लिए कितने ppm ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो 4 ppm लिख लीजिएगा। 4 ppm एटलीस्ट किसी भी मछली को पानी में ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन, क्या चीज़, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 39, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं। मध्य स्थिति से, जैसे कि आपने घड़ी का पेंडुलम देखा है तो क्या करता है, अपने मध्य स्थिति से इधर जाती है फिर इधर जाती है, तो इसको हम बोलते हैं दोलन गति कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, तलछटीकरण की प्रक्रिया क्या है, समझाइए। जो तलछटीकरण होता है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द्रव में अबिलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहलाता है। जो द्रव में अबिलेय ठोस के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही क्या कहलाता है, तलछटीकरण कहलाता है। परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं रहता है। ठीक है। परमाणु होता क्या होते हैं, परमाणु वह छोटा से छोटा तत्व होता है, किसी भी परमाणु तत्व का वह छोटा छोटा भाग होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं
परंतु ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब परमाणु की खोज किसने की थी, तो परमाणु की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि परमाणु की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। चौड़ी मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए। मरुद्भिद पौधे का नाम है, आपने सभी लोग सुना है, नागफनी, जो कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नागफनी। अगला प्रश्न है 43। घर्षण बल को कम करने के लिए उपाय बताइए। तो जो घर्षण बल होता है उसको कम करने का उपाय क्या हो सकता है। तो अगर मशीनों की बात करते हैं, मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। आप देखते हैं अक्सर थ्रेसर जो होते हैं, जो भूली उली होती है, जो तो और क्या नाम है, ट्यूबवेल का जो पंखा जिसको बोलते हैं, जिससे पानी निकलता है, तो उसमें क्या करते हैं, उनके बैरिंग के बीच में हम क्या कर सकते हैं, ग्रीस या लगा देते हैं, या स्नेहक जो तेल होते हैं उसके अंतर्गत लगा देते हैं, जिससे उसके अंदर घर्षण कम होता है और बैरिंग वैरिंग सही सलामत बची रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न काफ़ी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब अगला पार्ट इसका अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।